देश में एलपीजी वितरक के पास सिलेंडर की नहीं कोई कमी, उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुचारू रूप से जारी। 38% बढ़ा एलपीजी का उत्पादन। 94% ऑनलाइन बुकिंग पहुंचने के साथ गैस आपूर्ति है सामान्य। दूसरा एलपीजी वाहक जहाज नंदा देवी पहुंचा गुजरात के बड़ी नार बंदरगाह। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के सभी नाविक और जहाज सुरक्षित। अब तक कुल 2,44,000 भारतीयों की स्वदेश सुरक्षित वापसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा का दिया जवाब। कहा, बड़े एलपीजी प्रोडक्शन के साथ घबराने की नहीं कोई जरूरत। लोकसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई रेल लाइनों और मल्टी ट्रैकिंग पर बड़े पैमाने पर हुआ काम। लोकसभा में 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से हुआ रद्द। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, संसदीय आचरण को लेकर लक्ष्मण रेखा की स्पष्टता दे विपक्ष। सदन में प्ले कार्ड न लाने और मर्यादित आचरण की भी दी गई नसीहत। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए 1111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती। बंगाल में 294 सीट में से 291 सीट पर टीएमसी लड़ेगी चुनाव। भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच होगा मुकाबला। ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और अर्धसैनिक बल प्रमुख सुलेमानी को मार गिराने का इजरायली दावा। तेहरान की ओर से नहीं हुई पुष्टि। जंग के 18वें दिन भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला जारी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी सहित पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तमाम बड़े बड़े कदम उठाए हैं। 2 दिन में होर्मुज स्ट्रेट से 2 जहाज भारत पहुंचे हैं जो एलपीजी लेकर आए हैं, तो देश की रिफाइनरी भी 38% ज्यादा उत्पादन कर रही है ताकि किसी प्रकार की एलपीजी की कमी ना होने पाए। देश भर में कालाबाजारी पर भी सख्ती की जा रही है, तो घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत सरकार ईरान सहित अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, तो खाड़ी देशों में मौजूद सभी भारतीयों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने पैनिक बुकिंग ना करने और अफवाहों से बचने की भी एक बार फिर से अपील की है। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालय आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि डीजल। और एक बार फिर से चलते हैं लोकसभा, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चर्चा का जवाब दे रहे हैं। मोमिनपुर से एस्प्लेनेड की माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैंने कोई माननीय अध्यक्ष जी इसी टीएमसी की रिपोर्ट से निकाल दिया है। माननीय मंत्री जी को भी आग्रह कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी रिपोर्ट से निकाल दिया है। माननीय मंत्री जी को भी आग्रह कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अगर कोई असंसदीय शब्द इस्तेमाल किया है तो कृपया उसे एक्सपंज कीजिएगा। लेकिन टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी, माननीय अध्यक्ष जी, टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी ने अपने मेडन भाषण में फासिज्म की व्याख्या की थी, तो वो आज फासिस्ट सरकार अगर स्वयं है तो कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए हमें। माननीय अध्यक्ष जी, मोमिनपुर से एस्प्लेनेड 3.5 वर्षों से परमिशन नहीं है। बारानगर से बरकपुर एनओसी नहीं दिया है। न्यू बरकपुर से बारासात लैंड एक्विजिशन नहीं किया है। सॉल्ट लेक से हल्दीराम तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है। 99 फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है। माननीय अध्यक्ष जी, ये विकास विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल की जनता उस विकास विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
मान्यवर, मैं 8वें विषय पे आता हूँ। आज का भारत एस्पिरेशनल देश है माननीय अध्यक्ष जी। इस देश में बहुत बड़ी आशाएं हैं और कई मान्यवर सांसदों ने पक्ष में, विपक्ष में, अपक्ष में सभी ने कई ऐसे उदाहरण दिए कि किस तरह से देश के रेलवे सिस्टम को डेवलप करने के लिए कई नए एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, और उनकी आशा भी है और देश की आशाएं भी मोदी जी से ही है, विपक्ष की आशाएं भी मोदी जी से ही है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस के बारे में कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए। मैं उसकी प्रोग्रेस का आपके सामने विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा और आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि पहले प्रोजेक्ट जो कि अहमदाबाद से मुंबई का प्रोजेक्ट है, उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। करीब 435 किलोमीटर की फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है, 426 किलोमीटर पियर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, गर्डर्स लॉन्च हो चुके हैं, 338 किलोमीटर के ट्रैक इंस्टॉल हो गया, 168 किलोमीटर OHE मास्ट इंस्टॉलेशन हो गया, 146 किलोमीटर। कई स्टेशंस का काम कंप्लीशन पे आया है, वापी, बिलीमोरा, सूरत, BKC का काम बहुत अच्छा चल रहा है, भरूच, वडोदरा, आनंद नडियाद, अहमदाबाद, साबरमती, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। 17 नदियों पे ब्रिज बन चुका है, डरोथा नदी पे, दमन गंगा पे, कोलक पे, पार पे, औरंगा पे, खरेरा पे, कावेरी नदी पे, वेंगनिया पे, अंबिका नदी पे, पूर्णा नदी पे, मेंदोला नदी पे, तापी पर, किम नदी पे, नर्मदा जी पर काम चल रहा है बहुत तेजी से, दादर नदी पे, विश्वामित्री पर, माही नदी पर काम चल रहा है तेजी से, मोहर नदी पर कंप्लीट हो गया, वात्रक नदी पे कंप्लीट हो गया, मेशवा पे कंप्लीट हो गया, साबरमती पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जिस तरह से कोलकाता में पहली अंडर रिवर टनल बनी, वैसे ही अब भारत में पहली अंडर सी टनल, समुद्र के नीचे टनल 21 किलोमीटर की इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के तहत काम बहुत तेजी से चल रहा है। 5 किलोमीटर बन चुकी है और जो 17 टनल्स है इस प्रोजेक्ट में, उन 17 टनल्स में से 7 टनल्स है जो, इसमें से करीब 2 में ब्रेक थ्रू हो चुका है, 5 में बहुत एडवांस चल रहा है प्रोग्रेस। और माननीय अध्यक्ष जी, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं बुलेट ट्रेन के, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 57 मिनट में पहुंचेगी और एक तरीके 2027 में इसका अगले वर्ष 2027 में इसका पहला सेक्शन प्रोजेक्ट कमीशन करने का टारगेट लिया हुआ है। तो ये लोकसभा से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पे रेलवे के अनुदान मांगों पे चर्चा का जवाब के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे थे। उन्होंने सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केरल और बंगाल को लेकर ये कहा कि वहां की राज्य सरकारें रेलवे के तमाम प्रोजेक्ट्स, जिसका जिक्र उन्होंने विस्तार से दिया, उनके बारे में ज़मीन नहीं उपलब्ध करा रही, कहीं NOC नहीं दे रही, जिसकी वजह से तमाम ऐसी रेलवे की विकास परियोजनाएं केरल में भी और उसके साथ साथ बंगाल में भी अटकी पड़ी हैं, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों को सीधे एक तरीके से कटघरे पे खड़ा किया और सवाल खड़े किए कि आखिर अगर वो विकास के लिए ये NOC दे दें, ज़मीनें उपलब्ध करा दें, तो ये विकास की परियोजनाएं तेजी से केरल में भी और बंगाल में भी लागू हो सकती है। वापस आते हैं और उस खबर को एक बार आपको दिखाते हैं, जहां पे आज सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि देश में LPG की कमी नहीं है और किसी प्रकार के पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ खाड़ी देशों के साथ में संवाद करके भारतीयों की और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालय आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन LPG के मामले में संयम और सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां संभव हो वहां ईंधन के अन्य स्रोतों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल LPG कंज्यूमर्स हैं, अगर वो PNG पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पीएनजी कनेक्शन में आने वाली बाधाओं को दूर करें और उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी अप्रूवल देने में देर न करें। उन्होंने कहा कि पीएनजी से पूरे देश को कवर कर लिया जाना है। भारत सरकार ने कल सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स को लेटर लिखा है और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जितनी भी पाइपलाइन ले करने की परमिशंस वहाँ पेंडिंग हैं उन्हें डीम्ड अप्रूवल दे दिया जाए। जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको 24 घंटे के अंदर अप्रूव किया जाए। एलपीजी सिलेंडर के लिए पैनिक बुकिंग न करने का अनुरोध करते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये भी कहा कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं। पैनिक बुकिंग जो हमारे पास अभी डाटा है 13 तारीख को लगभग 89 लाख रिफिल बुकिंग था और अब उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है। कल ये लगभग 70 लाख के करीब के आसपास बुकिंग था। अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में शामिल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर ईरान सहित अन्य देशों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों से भी इस मामले पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 50 और लोग ईरान और आर्मेनिया रूट से और कुछ लोग अजरबैजान के जमीनी रास्ते से निकाले गए हैं। External Affairs Minister, he visited Brussels to attend the EU Foreign Affairs Council meeting. At the meeting, apart from discussing India-EU ties, he and other ministers of the European Union, foreign ministers of the various countries of the EU, they discussed global challenges, particularly the situation in West Asia. External Affairs Minister had bilateral meetings with EU High Representative and Vice President and the foreign ministers of Belgium, Cyprus, Germany, Netherlands and Slovakia. In these discussions as well, he exchanged views on latest international developments. विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामले के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि अभी तक 2,44,000 लोगों को इस युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों से वापस भारत लाया गया है। ओमान में मारे गए 2 भारतीयों के अवशेष भी उनके परिवारजनों को सौंप दिए गए हैं। Since February 28th, around 244,000 passengers have returned from the region to India. In UAE Civil Aviation authorities temporarily closed the airspace early this morning, which was later reopened after a few hours. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations. कुल मिलाकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय संकट की इस घड़ी में मिलकर काम कर रहे हैं। विशेष रूप से नाविकों ने इस समय अपनी अहम भूमिका निभाई है। पोत परिवहन मामले के विशेष सचिव ने बताया कि इस बीच सामान लेकर जा रहे जहाजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में प्रभावित इलाके से 161 भारतीय नाविकों को वापस भारत लाया गया है। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। वहीं इस बीच होर्मुज स्ट्रेट पार करके नंदा देवी जहाज भारत पहुंच गया है। गुजरात के वाड़ीनार बंदरगाह पर एलपीजी की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। टैंकर में करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लाई गई है। वाड़ीनार पोर्ट पर गैस उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घरेलू गैस सप्लाई के लिए इस खेप को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात सहित पश्चिम भारत में गैस सप्लाई से लोगों को राहत मिलेगी। इससे पहले कल मुंद्रा बंदरगाह पर शिवालिक टैंकर पहुंचा था। दोनों टैंकरों से देश के गैस स्टॉक में बढ़ोतरी होगी। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल गैस सप्लाई को लेकर कोई कमी देश में नहीं है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर
जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। और ब्रेक के बाद अब बात चुनावी राज्य बंगाल की। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने लगातार प्रशासनिक फेरबदल करके निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है, तो इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी ने तबादलों को राजनीति से प्रेरित करार दिया, तो बीजेपी ने कहा कि TMC अपनी हार देखकर हताशा में ऐसे बयान दे रही है। आज TMC ने 291 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी कल ही 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त हैं, तो जीत के दावे भी लगातार जारी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद से ही चुनाव आयोग प्रदेश में निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक्शन मोड में दिख रहा है। लगातार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया और कोलकाता सेंट्रल डिवीजन के DC को भी बदल दिया गया। इसके अलावा 4 पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त बदले गए और उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के ADG में भी बदलाव किया गया। कमीशन ने 2 फेज में कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि कमीशन देख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। आपका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भेज दिए थे पहले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी कई लोगों की। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सब बोला जा रहा है। पब्लिक को 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पब्लिक जो है जहाँ पे इच्छा है वोट करना चाहते हैं। भाई ये क्यों यहाँ पे ऐसी धारणा है कि नहीं कर सकते हैं? ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने इसको लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र भी लिखा। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने बिना राज्य सरकार से परामर्श किए और परंपराओं का उल्लंघन करते हुए ये कदम उठाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ईद से पहले प्रशासनिक फेरबदल पर राजनीतिक दांव चलते हुए कहा कि इस बीच कोई घटना होती है तो उन्हें जिम्मेदार न ठहराया जाए। वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग के कदम का समर्थन करते हुए ममता सरकार द्वारा राज्य प्रशासन का पूरी तरह से राजनीतिकरण किए जाने का आरोप लगाया और राज्य पूरी तरह से परिवर्तन आने का दावा किया। खाली IPS ने IAS हमारा चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा होम सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा और SP को हटा दिया, कमिश्नरेट को हटा दिया, और जिसको हटाया वो भी नॉन बंगाली है और बंगाली भी है। दोनों को ही वो अटैक किया। ये ठीक नहीं है। द सुपर इमरजेंसी एंड सुपर ऑटोक्रेसी इज गोइंग ऑन।
वो प्रॉब्लम करना चाहती हैं और इसी को डरा करके ये हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाओगे, ये कह करके वोट लेते थे। अब उनके जितने ओबीडियंट ऑफिसर है इनको हटा दिया चुनाव कमीशन ने। जिन लोगों का एफिशिएंसी नहीं है, ओबीडियंसी है, ऐसे लोग, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा थोड़ा सा डरे हुए हैं लोग कि किसके माध्यम से चुनाव कराएंगे। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राज्य की 294 सीटों में से 3 सीटें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियांग सीटें अनीत थापा की भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। इनका मुकाबला भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से होना तय है। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा करते हुए सुवेंदु अधिकारी को अपने मुकाबले में उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर नाराजगी जाहिर की। वहीं उन्होंने इस बार के चुनाव में प्रचंड जीत का दावा भी किया। पूरे मामले पर भाजपा का साफ कहना है कि इस बार बंगाल के नतीजे टीएमसी की जमीन खींचने वाले साबित होंगे। हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करते हैं। पिछले बार जब शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीता था तो तृणमूल कांग्रेस सारे जगह हल्ला किया था जो लोड शेडिंग का चुनाव है, लोड शेडिंग करके शुभेंदु अधिकारी जीत गया। तो इस बार थोड़ा ज्यादा रस नहीं लेते हुए वो नंदीग्राम से भी लड़ेगा और एकदम कलकत्ता का जो हार्टलैंड है वो भवानीपुर, मुख्यमंत्री का जो आसन है उससे भी लड़ रहे हैं। जो भी लड़ ले फैसला वही है, 4 मई दीदी गई। पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 2 चरण में होगा। 23 अप्रैल को 152 और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल के सियासी तपिश पे ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष तबादले पर सियासी गतिरोध, ममता का विरोध, क्योंकि लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। चंद्रशेखर वसोतिया जी हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती जी हैं, टीएमसी समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, सर आपका भी, तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय चक्रवर्ती जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि जो तबादले, प्रशासनिक फेरबदल चुनाव आयोग ने किए हैं, लगातार ममता दीदी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या चुनाव जीतने के लिए प्रशासनिक मशीनरी आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसा एक संदेश जा रहा है और बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। आपके ओबीडियंट अधिकारियों को अगर हटाया है तो इसमें गलत क्या है? संजय जी। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, तो जहां पे भाजपा का जो शासन है वहां पे आसाम, जैसे तो बता रहा हूं कि आसाम में किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं हटाया गया। इसका मतलब क्या, आसाम में सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल सब बढ़िया है, एकदम ऑल इज वेल। और सबसे बड़ी चीज, चुनाव आयोग के हर कदम पे जो है भाजपा ही अकेले समर्थन क्यों करती है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का गठजोड़ है। तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि इसका क्या फैसला होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से साम दाम दंड भेद करके जो है चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। अभी कोई कह रहा था 4 में दीदी गई, ये बेचारे इनका एक जुमला बन चुका है। हर चुनाव में यही जुमला गाते रहते हैं कि दीदी गई, दीदी गई, दीदी गई, और वो जो प्रचंड बहुमत के साथ वापस आती है, क्योंकि हम किसी अधिकारी के बल पे चुनाव नहीं जीतते हैं, हम जनता के दम पे जीतते हैं, काम के दम पे जीतते हैं। हमारे यहाँ पे तो सर इतना विरोध क्यों संजय जी? संजय जी, फिर इतना विरोध क्यों इस मशीनरी का? अगर वहां पे विरोध इस बात को है कि आप जो है 2 तरीके के काम मत करिए। अगर आपको हटाना है तो आप असम में भी हटाइए, आप उत्तर प्रदेश में नहीं हटाते, आप जो है उत्तराखंड में नहीं हटाते, आप जो है बिहार में नहीं हटाते, आप वहां हटाते हैं जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके से हम चुनाव को जीत ले जाएं। तो आप कोशिश ये करना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से हमारे, अरे आपके बस्ते नहीं लगते सर। पिछले लोकसभा के चुनाव में 40,000 जगह पे तो बस्ते नहीं लगे। ठीक है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, पिछली बार आपके बस्ते नहीं लगे और आप प्रशासनिक मशीनरी से मदद लेकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा आप पे आरोप है। चंद्रशेखर जी देखिए, सबसे पहली बात, आपने अपने राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इन्होंने कहा कि आसाम में क्यों नहीं, इनकी जानकारी क्यों जुड़ी है। आसाम में भी 12 अधिकारियों के तबादले हुए हैं।
इनका दर्द ये है कि जो विषाद इन्होंने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं होता है, सत्ता का कानून होता है। मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं उनके चाटुकार पुलिस अधिकारी वही करते हैं। उनको हटा दिया गया, इनको समझ में आ गया आधी लड़ाई ऐसे हार गए, क्योंकि सब जगह इनके अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बेगुनाह कार्यकर्ताओं को जेल में भर देती थी। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कही, ये अधिकारी ये संवैधानिक प्रक्रिया है, अधिकारी के ऊपर 1% भी यदि शक होगा तो चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, उनको हटाएगा। आपको मैं आपके चैनल को, ये शर्म का विषय है कि बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है हटाया तो ईद पे क्यों हटाया, दंगा होगा तो जिम्मेदार, मतलब वो हम 7 करोड़ बंगालियों को चमका रही है। लेकिन चंद्रशेखर जी वो ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी और आपने अधिकारी हटा दिया, अब ईद के समय अगर दंगा हो गया तो वो अपनी जिम्मेदारी मना कर रहे हैं कि मुझसे फिर मत कहिएगा। जी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है राज्य की सुरक्षा, कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद ये चुनाव आयोग तय करेगा, मुख्यमंत्री नहीं। उनका कानून संभल नहीं रहा है, यदि उन्हीं से संभल जाता तो बेलंगा में 3 दिनों तक एक संप्रदाय ने नंगा नाच किया तांडव का, और मुख्यमंत्री चौथे दिन कही कि मैं कुछ कर नहीं सकती। ये एक बड़ा समुदाय है, यदि इनके खिलाफ जाऊंगी तो मेरा वोट बैंक खराब होगा, लोग हमसे रूठ जाएंगे, तो थोड़ा शांत रहना। ये किस राज्य में ऐसा हुआ है? विजय त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि क्या चुनाव के समय अगर चुनाव आयोग प्रशासनिक फेरबदल करता है निष्पक्षता को ध्यान रखते हुए, क्या इस पर इतनी ज्यादा सियासत किस तरह से देखा जाए बंगाल में खासतौर से? विजय जी। हरेंद्र जी, सियासी तौर पे सवाल उठा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं, एमसीसी का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के पास आ जाता है और वो लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे तबादले जो उनको जरूरत लगती है वो कर देते हैं। अभी हमारे मित्र संजय जी चर्चा कर रहे थे कि अलग राज्यों में नहीं होता, मैं छोटा सा एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि असम में 2026 में अभी वाले इलेक्शन में 10 आईएएस और 10 आईपीएस ऑफिसर्स को बदला है इलेक्शन कमीशन ने। तमिलनाडु में बहुत सारे एसपीज को बदल दिया है। महाराष्ट्र के 2024 के चुनाव में डीजीपी जो थी, महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार थी, वहां पे डीजीपी रश्मि शुक्ला को चुनाव से पहले बदला गया था। बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा ऑफिसर्स को चेंज किया गया, झारखंड में चेंज किया गया, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, इस सभी जगह पर चेंज किया गया। मैं केवल ये फिगर इसलिए बता रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार में भी है और आमतौर पर ये किया जाता है। ये कहा जाए कि भाई यदि चुनाव के समय में बदला गया, उसका मतलब होता है कि कोई सरकार में व्यवस्था में ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ी हो जाए, केवल इसलिए बदला जाता है। और जब संजय जी बात कर रहे हैं तो फिर क्या चिंता है? चुनाव तो जनता से जीतना है ना, ऑफिसर से नहीं जीतना, और ऑफिसर से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। चंद्रशेखर जी भी नहीं जीत सकते हैं बीजेपी के। चुनाव जनता से जीता जाता है और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर संवैधानिक व्यवस्था में आर्टिकल 324 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शन कमीशन उस एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और ये कि रूटीन प्रोसेस में है, ये रूटीन प्रोसेस। हम भी यही कह रहे हैं विजय जी, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं आता हूं आपके पास में, जरा संजय जी का रिएक्शन लेता हूं। संजय जी, क्योंकि अब विजय जी ने भी गिना दिया, चंद्रशेखर जी ने भी गिना दिया कि असम में भी और पूर्व के चुनाव में भी यह हुआ, तो अगर अब इस एडिशनल जानकारी के बाद में क्या आप ये मानेंगे कि अब तो कम से कम निष्पक्षता दिखाई पड़ रही है चुनाव आयोग के द्वारा? अब ये तो मानेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार जो है एक संयोग था और प्रयोग जो है अब वो बंगाल में किया जा रहा है एफआईआर के नाम पे। जो है सर पहले ये वाला बता दीजिए ना, आप तो मतलब तबादलों वालों पे तो नहीं सुनिए, तबादले वाले बात पे मान ली ना सर आपने, फिर इस वाले एसआईआर पे आते हैं। तबादले वाली बात तो क्या है कि वहाँ का क्या है कि एक सेटअप है, कहीं किसी तरह के चुनाव पे दाग न लगे जी, तो एक वफादार को हटा। सर अभी आप कह रहे थे कि एक भी बदलाव नहीं हुआ, केरल में भी मौजूदा समय में, हालांकि मैंने केरल इसलिए नहीं बोला अभी मौजूदा समय क्योंकि आप कह देंगे उनकी पार्टी की सरकार नहीं है जो सरकार में है, लेकिन सर देखिए चुनाव, ठीक है चंद्रशेखर जी एक सेकंड, संजय जी अपनी बात रख रहे हैं, मतलब कम से कम आप ये तो मान लीजिए, स्वीकार लीजिए कि हाँ निष्पक्षता से सभी राज्यों में जरूरत के आधार पर तबादले हो रहे हैं, तबादले पे सियासत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप एसआईआर का आरोप लगाइए, फिर उस पर आते हैं। संजय जी। जी देखिए, पहली बात फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जितने अधिकारियों को जिस तरीके से बदला गया है, क्या होता है कोई भी अधिकारी किसी क्षेत्र में अगर 6 महीने से है तो उस क्षेत्र की जानकारी उसको सबसे ज्यादा होती है। नया अधिकारी कोई भी आता है
और सर उससे sensitive महत्वपूर्ण इलाकों में निष्पक्षता आप- है सर। देश हमारा लीजिए। लोकतांत्रिक देश है जिसके लिए निष्पक्षता चुनाव में बहुत जरूरी है। उसका उस मैं इलाके की इसीलिए- समझ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर ये सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकार निभाना जरूरी है कि निष्पक्षता हो कम से कम। ये तो स्वीकारेंगे संजय जी आप? सर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं यही तो आपसे बता रहा हूं कि जो अधिकारी जिस अधिकारी पे अगर आप वो दागदार अधिकारी है तो आप उसको हटाओ, बिल्कुल हटाओ। अगर उसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से है आप उसका भ्रष्टाचार का दाग लगा है या उसके कानूनी कार्रवाई के ऊपर दाग लगा हो तो आप उसको हटा दो, ठीक है। लेकिन आप एक चीज तो मानते हो कि आप अगर इस बात को ये कहते हैं कि वहां पे जो है कानून व्यवस्था बड़ी खराब है, वो अभी बता रहे थे 3 दिन तक पश्चिम बंगाल में ये होता रहा। सर एनसीआरबी का डेटा आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एनसीआरबी का डेटा ममता बनर्जी ने तो नहीं बनाया होगा। अच्छा एक सेकंड, संजय जी आपने नहीं सर आप ही से बात कर रहा हूं। 10 सेकंड संजय जी एनसीआरबी की बात कर लेते हैं। मैं चंद्रशेखर जी एक सेकंड संजय जी, सवाल ये आपने भी दाग की बात की। आज जो टीएमसी ने लिस्ट जारी की है 291 प्रत्याशियों की, पहले नाम पे ही सवाल उठ रहा है कि साहब जो व्यक्ति घोटाले में शामिल रहा, जिसको ममता दीदी ने पूर्व के सरकार में हटाया, उसका नाम इस मौजूदा लिस्ट में फिर से है। तो अगर दाग को लेकर आपका पैमाना यह है तो ऐसे दागी प्रत्याशी को आप लेकर फिर क्यों आ रहे हैं जनता के बीच में? संजय जी, शुभेंदु अधिकारी दूध के दूल्हे हैं क्या? अरे सर आपसे सवाल कर रहा हूं ना, फिर अभी कहूंगा चंद्रशेखर जी से भी करूंगा। नहीं चंद्रशेखर जी से उनकी पार्टी का करूंगा, अभी आपका ना आपसे कर रहा हूं। आपका वाला सर आपसे कर रहा हूं, उनका वाला उनसे करूंगा। आप ऑन कैमरा शुभेंदु अधिकारी 15 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। इधर वाला तो आप बताएंगे, टीएमसी वाला तो बताएंगे। चंद्रशेखर जी से मैं बीजेपी पूछ लूंगा सर। अरे चंद्रशेखर जी एक सेकंड, चंद्रशेखर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी एक सेकंड, संजय जी आप टीएमसी वाला बताइए, बीजेपी वाला उनसे पूछ लेंगे। आप अपना वाला तो बताइए पहले। चंद्रशेखर जी एक सेकंड, देखिए आपकी आवाज के चक्कर में बात नहीं आ पा रही है संजय जी। आप देखिए पहली चीज मुलजिम और मुजरिम दोनों में फर्क होता है। अगर उनके ऊपर वो उसके ऊपर अगर कानून की तरह से सजा दी जा चुकी होगी तो वो दागी माना जाता है। इसका मतलब तो इसमें बहुत सारे लोग, मतलब ममता दीदी ने क्लीन चिट दे दी है कि वो दागी नहीं है, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया। ठीक है चंद्रशेखर जी आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब बताइए, आप लोग दागी उम्मीदवारों को ले आए हैं और आप बीजेपी ये भी सवाल खड़ा कर रही है कि साहब पहले 250 सीट का कर रहे थे, अभी 236 सीट पे आ गए इतनी जल्दी, तो क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं? वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में। चंद्रशेखर जी मैं आपको इतना ही कहूँ, इस चैनल में वो अधिक तैयारी करती हैं, वो जनता के बीच 15 साल के अपने कामों को लेके जाए। ये जनता को निर्णय करने दे कि सरकार चौथी बार आएगी या इस बार चली जाएगी। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, जनता का निर्णय अंतिम होता है। हम जनता के निर्णय पे, लोकतंत्र की प्रक्रिया पे पूरा भरोसा रखते हैं। जब बाई इलेक्शन होता है, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी जीते हैं, तब तो चुनाव आयोग अच्छा है, मशीनरी काम कर जाती है, डीएम काम कर जाते हैं। और जब अभी इनको इनका सिस्टम जो पूरा सेटिंग कर दिया था, वो सेटिंग बिगड़ गई, तो ईद पे क्यों किया, बकरीद पे क्यों किया? ये कोई बात है एक मुख्यमंत्री की? और आप कहते हैं इन्होंने कहा हमारे दूध के दूल्हे में नहीं है। चलिए मैंने मान लिया उनके आरोपित थे, सजा तो उनको भी नहीं दी, पर आप स्वीकार करते हैं कि करप्ट लोगों को आपने टिकट दिया। मैं 5 नाम गिनाऊंगा, पार्थ चटर्जी, ज्योतिर्मय मल्लिक, सौगत राय और इनके वो चंद्र कुमार सिन्हा, इनके जितने एमएलए टिकट नहीं दिए मुख्यमंत्री ने, पैसे पकड़े गए 50-50 करोड़। और इनका किंगपिन का नाम है अभिषेक बंदोपाध्याय, जो केएमसी भर्ती घोटाला, शिक्षा में लोगों का रोजगार घोटाला, उसके बाद ये ऐसी बात बोलते हैं तो मुझे शर्म आती है। मैं कहूंगा यह चुनाव बंगाल के सनातनियों को, बंगाल को बांग्लादेश नहीं होने देंगे, उसके ऊपर होगा। ठीक है विजय त्रिवेदी जी सवाल ये भी है दूर करने के नाम पे होगा। ठीक है चंद्रशेखर जी, ओके सुरक्षित रखने के नाम ठीक पे है, होगा। जनता तय करेगी। विजय जी सवाल ये भी है कि ममता दीदी आज जब कहती हैं कि साहब इन तबादलों की वजह से ईद के समय ऐसा फैसला लेने से अगर दंगे या वायलेंस होता है तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, तो ये जो बयान है वो बयान कितना जिम्मेदारीपूर्ण है या कितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से देखा जाए? एक संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए ऐसे बयानों से देने से पहले, किस तरह से आप देखते हैं इसको विजय जी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी ही है ना, तो सरकार उनकी चल रही है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अफसर बदले, सरकार तो उनके पास है और चुनाव आयोग भी देखेगा। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं आर्यन जी, कि अफसरों को लेकर पॉलिटिकल तो जो लड़ाई चंद्रशेखर जी और वो कर रहे हैं वो ठीक है, कि चुनाव आयोग ने एक सवाल पूछा सरकार से कि 2021
और 2024 के चुनावों में प्री पोल और पोस्ट पोल जो हिंसा हुई, वायलेंस हुई, उसमें जो ऑफिसर्स जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई या कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई की गई तो क्या की गई। एक्चुअली असली सवाल वो है, क्या उस पर जवाब दिया है ममता सरकार ने, और वो ही पोल वायलेंस ना हो। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजे आए थे तो कैसे हिंसा हुई थी, मैं उसका चर्चा नहीं करना चाहता पॉलिटिकल तरीके से, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण सवाल था, क्या उसका जवाब ममता जी ने या उनकी सरकार ने दिया है, और हिंसा रोकने के लिए इस कदम को ठीक मानते हैं कि नहीं मानते, इसकी रिपोर्ट तो देनी चाहिए ना, ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि ये अपने आप में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा हुई थी, तो अपने आप में अगर राज्य मशीनरी को बेहतर करना है तो सरकार को कदम तो उठाने पड़ेंगे, सख्त फैसले तो लेने पड़ेंगे, चाहे कोई भी अधिकारी जिम्मेदार रहा हो। उस पर किया क्या संजय जी? मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो ममता बनर्जी का बयान आया है, ठीक है, आज 4 दिन के बाद ईद है और नवरात्र एक साथ शुरू हो रहा है। अरे आप हफ्ते भर बाद तबादला कर देते, ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है? नहीं, ऐसी कौन सा चंद्रशेखर जी एक सेकंड, चंद्रशेखर जी उन्हें बोलने दीजिए, चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए। संजय जी तबादले से दंगे होने, वायलेंस होने का क्या कोरिलेशन है सर? इसका क्या तरीका? नहीं देखिए, ऐसा है, मैंने फिर बोला कि आप हमारा जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर सटा हुआ है, तो सटे हुए बॉर्डर की वजह से जो एक अधिकारी जो 6 महीने साल भर से लगातार काम कर रहा है उस जगह पे, तो एटलीस्ट आप 1 हफ्ता 10 दिन और रुक सकते थे। सर उसी राज्य के अधिकारी जो लंबे समय से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों को अलग जिम्मेदारी या अलग तरीके का महकमा दिया गया है। वही लोग तो है ना, कोई बाहर से, कोई दिल्ली से या किसी अन्य राज्य से तो आया नहीं है सर। उसी राज्य के जो IAS IPS हैं, वो जो वहां लंबे समय से, कहा जाए कह सकते दशकों से वहां काम कर रहे हैं, उन्हीं में से जिम्मेदारी दी गई है। मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, अभी आपको मुझे एंकर की जिम्मेदारी दे दिया जाए तो आप जिस तरीके से आप एंकरिंग करें, क्या मैं कर सकता हूं? क्या सर माफी चाहूंगा, अभी फिलहाल मेरे पास जिम्मेदारी है, जब आपको मिले तो आप करिएगा, फिलहाल अभी तो मुझे करने दीजिए। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं TMC के समर्थक के तौर पे, कृपया उसका जवाब दे दें, मैं बड़ा खुश रहूंगा, कम से कम मुझे अपना काम करने दें। बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं, वैसे अगर मैं एंकरिंग करने आपकी सीट पे आ गया तो मैं उस तरह एंकरिंग नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सारी चीजों को संभाल रहे हैं। तो होता क्या है, वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि जो एक आदमी जो जिस जगह पे रहता है, जिस जगह पे उसका काम कर रहा है, साल भर से उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसको 1 हफ्ता। ठीक बात सर, आप अगर एग्जांपल दे रहे थे तो उसका उदाहरण का, क्योंकि आपने मेरी एंकरिंग का कहा, तो मेरे साथ तमाम जो सहयोगी एंकर जो लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, अभी बीच में ब्रेक के समय किसी को लाके खड़ा करेंगे, शायद मुझसे बेहतर काम कर लेंगे, इस पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, इसी संस्थान में काम करने वाले हैं। तो उस उदाहरण के आधार पर मैं और विश्वास से कह सकता हूं कि शायद वो जो अधिकारी नए आए हैं ज्यादा बेहतर काम अच्छे से कर पाएंगे। विजय जी जल्दी से, विजय जी एक थोड़ा समय की सीमा है, विजय जी आप हंस रहे थोड़ा जल्दी से आपका कमेंट। मैं यही निवेदन कर रहा हूं संजय जी को कि वो जो ऑफिसर्स हैं, क्या ममता सरकार में कभी उनके तबादले नहीं हुए? तो IAS IPS ऑफिसर कोई एक्सपर्ट, उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस पर वो काम करते हैं। हमेशा बदलती रही होंगी ना ममता सरकार भी, और सब सरकारें बदलती है। उनकी जिम्मेदारी, जो SP कहीं पर भी बनेगा, जो DGP बनेगा या CF सेक्रेटरी बनेगा, क्या वो ऑफिसर जो बंगाल सरकार का है वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा? आप ऐसा कह रहे हैं? तो कभी 6 महीने का कोई समय नहीं दिया जाता कि आप 6 महीने SP बन गए तो 6 महीने तक कुछ भी होगा तो आपके हिस्से वो क्राइम नहीं गिना जाएगा, वो पूर्ववर्ती के गिना जाएगा। चंद्रशेखर जी जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि कई मुद्दे हैं, सियासत को जो है जिसके आधार पर जमीन पे बात होनी चाहिए, लेकिन तबादले पे ज्यादा सियासत फिलहाल देखने को मिल रही। जल्दी से चंद्रशेखर जी आपका जवाब। मैं संजय जी से इतना ही कहूंगा कि पूरे हर IPS पे उतना ही भरोसा करें, कानून व्यवस्था चुनाव आयोग का काम है, वो बदस्तूर उसको अच्छे से करेंगे, ये हमें विश्वास है। उन पे प्रश्न चिन्ह हटाना, एक IPS पे प्रश्न चिन्ह, मतलब उसकी विश्वसनीयता को क्वेश्चन करना। जो हटाए गए, हम ये नहीं कहते उनमें भी कुछ कमियां होगी, वो इलेक्शन कमीशन जाने, तो उनका प्रोटोकॉल है, और जो आया वो भी निष्पक्षता से काम करेंगे। हमारा एक ही कहना है, बंगाल के हर मतदाता को उनको वोट का अधिकार दे, न कि मरे हुए जिंदा हो जाए। यह इलेक्शन कमीशन का काम है, और हमें विश्वास है चुनाव आयोग बिल्कुल, और ये निष्पक्ष चुनाव हो, कम से कम ये विश्वास पैदा होगा, कम से कम हिंसा मुक्त अगर चुनाव होगा, शांति से होगा, तो शायद ज्यादा विश्वास पैदा होगा। वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का मूल मंत्र है देश को अपनी ताकत पर भरोसा करना। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत स्थिति में है और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़कर देश इसे और सशक्त बना सकता है। सभी मेंबर्स के लिए ये बात बोलना चाहिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का एकदम सभी सेगमेंट्स में आत्मनिर्भर भारत का विषय उठाए और पॉलिसीज भी ऐसे प्लान किए कि हम हमारी बेसिक नेसेसिटीज को क्यों ना उत्पादन भारत में ही करें। इसके प्रभाव के कारण वी आर एबल टू स्टैंड अप एंड मीट क्राइसिस लाइक सिचुएशन in some segments of our economy. Whilst I go further, I'll expand on that a bit more. So the position of Indian economy is what gives us the strength to meet these unforeseen problems. तो वहीं चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमने क्षमता बढ़ाई है और इस समय जिस तरह से हमने एलपीजी में घरेलू क्षमता बढ़ाई है वह भी मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर भी हम एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण में लगातार काम कर रहे हैं। Similarly, even in energy gas LPG sector, we have been building up capacities. And even at this time, the way in which we have ramped up domestic capacity in LPG is also coming of help now. On 8th March 2026, just 2 weeks ago,
the government directed refineries and petrochemical complexes to maximize LPG production by diverting propane, butane and propylene and butane's streams to the LPG pool. As a result, domestically also, we are ramping up capacities to supply LPG, and domestic LPG production going up about 25% approximately. यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। संसद के मौजूदा बजट सत्र के पहले चरण में हंगामा करने को लेकर कांग्रेस के 8 सांसदों का निलंबन आज वापस ले लिया गया। लोकसभा में इसका प्रस्ताव पास हुआ तो सांसदों के आचरण को लेकर भी सभी ने चिंता व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ने प्ले कार्ड के साथ सदन में प्रदर्शन से बचने की अपील की तो दोनों ओर के सांसदों ने संसदीय आचरण को और ज्यादा बेहतर करने की बात तो कही। सरकार की ओर से कहा गया कि विरोध की भी एक लक्ष्मण रेखा खींचना तय करना होगा। बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। जिन सांसदों का निलंबन वापस लिया गया उसमें कांग्रेस से मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिवी इडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी के साथ ही लेफ्ट के एस वेंकटेशन शामिल थे। कांग्रेस सांसद के सुरेश की ओर से लाए गए प्रस्ताव के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन 8 सांसदों का निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव सामने रखा, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश की सर्वोच्च संस्था संसद है। हम सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, पवित्रता, मर्यादा बनाने में सहयोग करें। इन सांसदों को 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण में सदन में हंगामा करने, आसन की तरफ कागज फेंकने और अमर्यादित व्यवहार के आरोप में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। इससे पहले निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सांसदों को सदन के अंदर मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा
खींचा जाना चाहिए, सदन को आगे चलाना है। ये सदन तो सर सबका सदन है, कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ के कोई मेंबर सस्पेंड होकर के बाहर रहे, कोई नहीं चाहेगा। हम लोग सब कलीग हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है। कांग्रेस की तरफ से सांसद के सुरेश ने 8 सांसदों के निलंबन वापसी का प्रस्ताव सदन में पढ़ा। There is no placard, there is no banner, even Magadar also there is no any agitation because we had a understanding to discuss the matter and sort out. So today house also, yesterday also house also running. So इस दौरान सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि सांसदों को अपने व्यवहार में लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांगे हैं न लांगेंगे, लेकिन सामान्य सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। लक्ष्मण रेखा कोई नहीं पार करेगा और जो सेक्रेटरी जनरल के और टेबल ऑफिस के जो टेबलों पर जिस तरह से व्यवहार होता है वो सदन की गरिमा के खिलाफ है, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लोकसभा में बुलेटिन जारी कर सांसदों को सदन में प्ले कार्ड न लाने और मर्यादित आचरण की नसीहत दी गई है। अन्य कामकाज की बात करें तो लोकसभा में जनविश्वास संशोधन बिल 2025 को वापस ले लिया गया। दोनों सदनों में प्रश्नकाल में तमाम अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। डीडी न्यूज के लिए कुमार आलोक, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं
रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।